ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो हीरोइन दोनों को एक साथ देखते हैं जिन्होंने ड्रंक कंडीशन में साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। दोनों को ही कॉल आता है। लिन के डैड कहते हैं कि कहाँ हो महारानी, सिविल ब्यूरो जल्दी पहुंचो। और जब हान अपनी मॉम से बात करने लगता है तो लिन काफ़ी डर जाती है। वो उसका मुंह बंद करता है और अपनी मॉम से बात करने लगता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें आज सिविल ब्यूरो जाना है अपनी शादी का सर्टिफिकेट लेने। वो मना कर रहा होता है कि मुझे शादी नहीं करना, लेकिन उसकी मॉम उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा और कॉल कट कर देती है। अब कॉल रखने के बाद लिन यहाँ पर हान को बिस्ट कहने लगती है तो हान कहता है मैं बिस्ट हूँ, तुम शायद भूल गई हो कि कल रात को तुम ही मेरे बेड पर आई थी। लिन भी याद करती है कि वो खुद ही ड्रंक कंडीशन में उसके पास आई थी और उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उसने एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली। यहाँ पर हान उसे कुछ पैसे देने लगता है तो वो कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो खुद को सेल करती हो और जिसे तुम बाय कर सको। तो वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर देने लगता है और कहता है कि इसमें काफ़ी पैसे हैं, इतने तो काफ़ी होंगे तुम्हारे लिए, अब पकड़ो इसे और निकलो यहाँ से। लिन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगती कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें पता भी है मैं एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ और तुम्हारी स्किल्स ना बहुत ही पुअर हैं। तुमने मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करवाया, लेकिन इसके बदले में तुम्हें 2 यान तो दे ही सकती हो और 2 सिक्के उसके ऊपर फेंकती हैं। हान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। वो कहती कि मुझे तुम्हें जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारी स्किल्स काफ़ी पुअर है, तो मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ तो अपने ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लेना, और उसे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। और हान को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि पहली बार किसी की हिम्मत हुई है मुझसे ऐसे बात करने की। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हान का फ्रेंड जिन आता है और उससे कहने लगता है कि मैंने जो तुम्हें गिफ्ट भेजा था वो तो तुम्हें ज़रूर पसंद आया होगा। वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, और तुमसे किसने कहा था एक लड़की को एज अ गिफ्ट भेजने के लिए। वो तो खुद ही शॉक्ड हो जाता है कि कौन सी लड़की, मैंने तो किसी लड़की को नहीं भेजा था, बल्कि मैंने तो तुम्हारे लिए कार भिजवाई थी, मैं उसी के बारे में पूछ रहा था। और उसे जाकर कार की चाबी दिखाता है। यहाँ पर हान की नज़र बेड पर पड़ती है और इस टाइम देखकर वो समझ जाता है कि ये उस लड़की का फर्स्ट टाइम था। तो वो सोचता है कि मैंने उसे गलत समझ लिया और अपने फ्रेंड से कहता है कि उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करना। इधर जब लिन सिविल ब्यूरो पहुंचती है तो यहाँ पर उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई पूरी रात घर से बाहर रहने की, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारी मॉम की आखिरी निशानी अभी भी मेरे पास है, इसलिए बेटर होगा कि तुम चुपचाप से ये शादी कर लो। अब यहाँ पर लिन के हस्बैंड की जगह पर उसका असिस्टेंट आया होता है और कहता है कि बॉस बिजी थे इसलिए वो नहीं आ पाए। लिन कहती है कि कोई बात नहीं। यहाँ पर असिस्टेंट लिन का मैरिज सर्टिफिकेट उसे दे देता है और अपने बॉस का खुद लेकर चला जाता है। लिन सर्टिफिकेट को देखकर सोचने लगती है कि कल रात ही मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और ऊपर से आज मैं अपने हस्बैंड तक को नहीं देख पाई। यहाँ पर असिस्टेंट वापस आकर लिन को एक घर की देता है एज अ वेडिंग गिफ्ट। असिस्टेंट के जाने के बाद यहाँ पर डैड उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब तो मेरे हाथ लॉटरी लग चुकी है। और वो लिन को धमकाने लगते हैं कि याद रखना कि ये शादी टूटनी नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए इतना बड़ा किया है। इधर आन अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मॉम कहने लगती है कि अगर रात को तुम घर नहीं आए ना तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई मॉम भी है। इधर लिन जब अपने घर पहुँचती तो उसकी स्टेप सिस्टर वैन उसके ऊपर पानी फेंक देती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि मैंने तो सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड डिसेबल है और बहुत ही ज़्यादा क्रूल भी है। लिन तो उसे चाटा ही लगा देती है और कहती है कि अपनी औकात में रहो, खबरदार जो मेरे हस्बैंड को कुछ भी कहा तो। जिसके बाद वो अंदर जाकर अपनी स्टेप मॉम से अपनी मॉम की आखिरी निशानी मांगने लगती है कि मैंने आप लोगों के कहने पर मिस्टर मुझसे शादी कर ली है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरी मॉम की निशानी वापस दे दीजिए। स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम्हारे डैड की कंपनी काफ़ी लॉस में जा रही है, क्या तुम उसे बैंकरप्ट होते हुए देखना चाहती हो। वो पूछती है कि कितने पैसों की ज़रूरत है। स्टेप मॉम कहती है कि ज़्यादा नहीं, बस 5 मिलियन। लिन कहती कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। स्टेप मॉम कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, शायद तुम भूल गई हो कि तुम मो फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, बस तुम्हें कहने की ज़रूरत है, पैसे तो तुम्हें यूँ मिल जाएंगे। क्या तुम अपनी मॉम का नेकलेस नहीं लेना चाहती। अब लिन को अच्छे से पता होता है कि उसकी मॉम ने उस नेकलेस में कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा है कि आखिर इन लोगों ने उनके साथ क्या किया था, इसलिए लिन उस नेकलेस को किसी भी हालत में हासिल करना चाहती थी। इसलिए लिन 5 मिलियन का इंतजाम करने के लिए मान जाती है। तभी लिन के पास उसकी मदर इन लॉ की कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। लिन उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। मदर इन लॉ कहती कि आज से तुम मुझे माँ कहना, और उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। तभी यहाँ पर लिन के हस्बैंड का असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस इस शादी को नहीं मानते हैं और उन्होंने मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करने के लिए कहा है। जो सुनकर दोनों काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और मॉम को तो बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है कि वो अपने आप को समझता क्या है, उससे कहो कि आकर पहले मुझसे मिले। असिस्टेंट सोचने लगता है कि इन दोनों माँ बेटे के चक्कर में मैं ही हमेशा पीसता रहता हूँ। अब मदर इन लॉ लिन को एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं है, बस मैंने ही अपने लाड़ प्यार में उसे बिगाड़ रखा है। लिन भी उनसे कहती है कि आप परेशान मत होइए, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लिन यहाँ से जाने लगती है। उसे जाते हुए दूर से हान देख लेता है,
लेकिन उसे लगता है कि वो उसकी इमेजिनेशन है और सोचने लगता है कि कहीं उस लड़की के बारे में सोच सोच के मैं पागल ना हो जाऊं। पता नहीं क्यों वही लड़की मुझे हर जगह दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि होटल वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला, तो असिस्टेंट कहता है कि हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब हान जैसे ही अंदर जाता है, मॉम तो उसकी पिटाई करने लगती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। मतलब कि लिन का हस्बैंड हान ही होता है और मो फैमिली का हायर भी। नेक्स्ट सीन में लिन के बॉस उससे कहते हैं कि हमें एक बहुत ही अच्छी डील मिलने वाली है, जो कि मिस्टर जिन की वजह से मिल रही है। अगर उन्हें तुम्हारे डिज़ाइन पसंद आ गए तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिन सोचती है कि मुझे भी 5 मिलियन की ज़रूरत है, तो अपने बॉस से कहती है कि मैं अपना 100% दूंगी। जब लिन उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि हान होता है। उसे देखकर वो काफ़ी एम्बेरस फील करने लगती है, लेकिन फिर हिम्मत करके उससे खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम लिन है। हान कहने लगता है कि तुम मेरे फ्रेंड जिन से सिफारिश करके मेरे पास आई हो ना, तो क्या तुमने उसके साथ भी ये सब काम किया है। लिन को लगता है कि वो शायद उसके इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात कर रहा है, तो वो कहने लगती है कि हाँ, ये काम मैंने कई बार किया है और आज तक मैंने किसी भी क्लाइंट को डिसअपॉइंट नहीं किया है, और मिस्टर जिन तो मुझसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है क्योंकि वो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। तो हान कहता है कि इसका मतलब कि वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं था, तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इस काम में 3 साल से हूँ और मैं आपको भी काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाई कर दूंगी। वो कहता है कि तुम्हें पैसों की इतनी कमी है कि तुम ये सब काम करने लगी हो। वो कहती कि पैसों की ज़रूरत तो सभी को होती है और सभी पैसों के लिए ही काम करते हैं, मैं तो रात भर काम कर करके थक जाती हूँ। अब ये सब सुन के हान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो कुछ और ही समझ रहा होता है। लिन जाकर उसे रोकने लगती है कि प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अब हान को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उससे पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जिन ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे। लिन बताती है कि 5 मिलियन, जो सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरे फ्रेंड को इसने इतना ज़्यादा सेटिस्फाई कर दिया कि उसने इसे 5 मिलियन दे दिया है। अब तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बिना कुछ कहे कार में बैठ कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेचारी लिन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो हान इतना ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चले गया। इधर हान सोच रहा होता है कि मैं उस लड़की के बारे में कैसे पागलों की तरह सोच रहा था, और वो लड़की तो तभी उसके पास उसके फ्रेंड जिन की कॉल आती है। तो हान उस पर भी गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे पास कॉल करने की। तो जिन कहता है कि अब क्या हो गया, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, क्या तुम अभी भी उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। ट्रस्ट मी, उसका काम बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगी। हान गुस्से से कहता है कि आज के बाद कभी भी मुझे कॉल मत कर देना। इधर लिन जिन के पास पहुंचती है और कहती है कि लगता है कि वो अपने घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग मुझसे नहीं करवाना चाहते हैं। जिन कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, उसे खुद ही तुम्हारे डिज़ाइन पसंद आए थे। मैं एक बार फिर से उससे बात करके ये डील फाइनल करने की कोशिश करता हूँ। जो सुनकर लिन खुश होकर घर चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसके पेरेंट्स उसे और परेशान करने लगते हैं और उससे 5 की बजाय 10 मिलियन की डिमांड करने लगते हैं। जिसके बाद लिन के पास उसके बॉस की कॉल आती है, जो बताते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। तो लिन जल्दी से उनके पास पहुंचती है और उन्हें घर चलने के लिए कहती है। लेकिन तब तक यहाँ पर हान आ जाता है और लिन से पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारा नया क्लाइंट है। तो लिन कहने लगती है कि ये मेरे क्लाइंट नहीं है, लेकिन मेरे ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जो मेरे काम की बहुत ही तारीफ करते हैं। हान कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें अपने काम पर कुछ ज़्यादा ही प्राउड है। तभी यहाँ उसके बॉस की वाइफ पहुँच जाती है, जो कि लिन को गलत समझ लेती है और उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम ही वो लड़की हो ना जिसने मेरे हस्बैंड को फंसा लिया है। लिन एक टेबल से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके सिर में चोट लग जाती है। लेकिन वो लेडी अभी भी उसे पकड़कर फिर से धक्का देती है, तो हान उसे गिरने से बचा लेता है और उस लेडी को ऐसा करने से मना करता है। वो कहने लगती है कि ये 1 नंबर की गिरी हुई लड़की है, लड़कों को फंसाती रहती है, अभी देखो ये तुम्हारे साथ भी कैसे खड़ी हुई है। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड को भी खींचकर वहाँ से ले जाती है। हान लिन से कहने लगता है ऐसे कामों का यही अंजाम होता है, वरना एक लेडीज आकर तुम्हें क्यों मारेगी। बेहतर होगा कि तुम इस सब काम को छोड़ दो और आगे से मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो मेरे सामने कभी मत आना। लेकिन लिन को तो सिर में चोट लगने की वजह से चक्कर आ रहे होते हैं। वो तो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है और इधर लिन सिर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है और उसे बेहोश देखकर उसका फ़ायदा उठाने की सोचता है। इधर हान जिन के साथ होता है। जिन उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं 2 दिन से तुम्हें मिस लिन से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। आखिर तुम्हें उस लड़की से प्रॉब्लम क्या है। उसके डिज़ाइंस कितने तो अच्छे हैं, तुम उसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो। जो सुनकर हान तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या वो डिज़ाइनर है। वो कहता है कि हाँ, वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें अपने नए घर के लिए एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। अभी उसके बॉस ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए आई है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर उससे मिल सकते हो। जो सुनकर तो हान जल्दी से भागते हुए उसके पास पहुँचता है और यहाँ पर देखता है कि वो आदमी लिन के साथ बदतमीजी करने जा रहा होता है। तो वो उस आदमी को जल्दी से दूर हटाता है और लिन को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पर डॉक्टर बताती है कि मिस लिन बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में ही उन्हें होश आ जाएगा।
थोड़ी देर बाद जब लिन को होश आता है तो यहाँ पर उसका बॉस उससे माफ़ी मांगने लगता है कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। यहाँ पर हान उसके बॉस से कहने लगता है कि मुझे आप लोगों के डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आए, तो मैंने आपके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। जो सुनकर लिन काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर उसका बॉस उसे हान से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है कि ये मिस्टर मू हैं। जो सुनकर लिन सोचती है कि शायद ये भी मू फैमिली से बिलोंग करते हैं। लिन के बॉस के जाने के बाद हान लिन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। तो लिन उससे कहती है कि मैं मैरिड हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा होता तो लिन घबराकर पीछे हटने लगती है और कहती है कि मैं प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती हूँ। बेटर होगा कि तुम इस प्रोजेक्ट को वापस ले लो। लेकिन एक्चुअल में हान को तो उससे प्यार हो गया था। हान उसे सॉरी कहने लगता है और फिर उसे मेडिसिन लगाने लगता है। लिन सोचती है कि ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है। या फिर हान उससे पूछने लगता है कि क्या वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। लिन कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो हान कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। लिन सोचने लगती है कि अगर इस बारे में मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो उससे कहने लगती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस बारे में भूल जाओ। हान कहता है कि ठीक है, मैं इस बात को भूल जाऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा पति है कौन, जो कि तुमसे इतना हार्ड वर्क करवा रहा है, और वो इस टाइम पर कहाँ है। जब तुम्हारी ऐसी हालत है उसे यहाँ पर होना चाहिए था। लिन कहती है कि वो कहाँ पर है और कहाँ नहीं, ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, हम लोग सिर्फ काम के बारे में बात कर सकते हैं। तभी हान के पास उसके लॉयर की कॉल आती है, जो बताता है कि आपकी वाइफ ने कल 10 बजे तक सिविल ब्यूरो आने के लिए बोला है, और डिवोर्स के बदले में उन्होंने कोई भी पैसों की डिमांड नहीं की है। हान कहता है कि ये डिवोर्स जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हान अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि पूरी सिटी में सबको पता है कि मेरे शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड है, फिर भी वो लड़की मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। जिन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जानना नहीं चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ कैसी दिखती है। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि कहीं तुम लड़कों में इंटरेस्टेड तो नहीं। वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में लिन डिवोर्स के लिए सिविल ब्यूरो पहुंचती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके डैड की कॉल आ जाती है, जो कहता है कि तुमने अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं किया। लिन कहती है कि 10 मिलियन है, 10 युआन नहीं, जो मैं इतनी जल्दी कर लूँ। डैड कहते हैं कि तुम अभी के अभी घर नहीं पहुंची तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो लिन वहाँ से निकलने लगती है। तभी यहाँ पर हान भी डिवोर्स के लिए पहुंच जाता है। लिन को जाता हुआ देखकर वो सोचता है कि कहीं यही तो मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन तभी उसके पास उसके लॉयर की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि आपकी वाइफ आज नहीं आ पाएगी। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट भी आ जाता है, जो उसे बताता है कि आज रात लिन फैमिली ने मू फैमिली के लिए एक पार्टी रखी है। हान कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि लिन फैमिली इस शादी को बचाने के लिए क्या क्या करती है। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब मेरी वाइफ का ही किया धरा है। नेक्स्ट इन पार्टी का होता है, जहाँ पर असिस्टेंट हान को बताता है कि आज आपकी वाइफ की आइडेंटिटी सभी के सामने आ जाएगी कि वही मू फैमिली की डॉटर इन लॉ है। हान उससे पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ है कौन। तो असिस्टेंट वहाँ पर खड़ी लिन की तरफ इशारा करता है, लेकिन हान उसके पास खड़ी उसकी स्टेप सिस्टर वेन को ही अपनी वाइफ समझ लेता है। जिसके बाद लिन जब वॉशरूम जाती है तो उसके पीछे वेन भी आ जाती है और आकर उसकी इंसल्ट करने लगती है, उसे परेशान करने लगती है, और इसी आर्ग्यूमेंट में वो उसे धक्का भी दे देती है। तभी यहाँ पर हान आकर उसे संभालता है। वेन कहने लगती है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम दूसरे लड़कों के साथ अफेयर चलाना नहीं छोड़ोगी ना। लिन कहती है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, बेटर होगा कि तुम अपने डर्टी माउथ को बंद रखो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वैन हान से बात करने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें लिन जैसी लड़की उससे दूर रहना चाहिए, वैसे तुम हो कौन, और उसे सिड्यूस करने लगती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक हो सकते हैं। अब हान उसे अपनी वाइफ समझ रहा था, तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि मेरी वाइफ कितनी कमीनी निकली, और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो भी लिन के पीछे चले जाता है और जाकर लिन को गोद में उठा लेता है। लिन कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसे उठाकर एक रूम में ले जाता है और सोफे पर बिठाकर उसे प्यार से देखने लगता है। लिन को लगता है कि शायद ये कुछ गलत करने वाला है। तो हान उसके फेस को देखकर कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। मैं बस तुम्हें यहाँ पर मेडिसिन लगाने के लिए लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है। और फिर वो उसके पैर पर मेडिसिन लगाने लगता है। तभी बाहर से लिन को उसकी सास आवाज़ देने लगती है। लिन सोचती है कि अगर मॉम ने मुझे किसी और लड़के के साथ देख लिया तो वो मुझे गलत समझ लेंगी, इसलिए वो हान को पकड़कर सोफे के पीछे छिप जाती है। हान कहने लगता है कि अगर तुम्हारे हिसाब से हमारे बीच में कुछ भी नहीं है तो हमें छिपने की क्या ज़रूरत है। क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती हो। जो सुनकर लिन उसे धक्का दे देती है और कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड और मेरी सास मेरे बारे में गलत समझे और फालतू के र्यूमर्स फैल जाए। तुम्हें मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हान कहता है कि तुम हमेशा ही अपने हस्बैंड के बारे में सोचती रहती हो, लेकिन वो तो कभी भी तुम्हारे आसपास नहीं दिखाई देता। क्या वो तुमसे प्यार करता भी है या फिर नहीं। लिन कहती कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। जो सुनकर हान को तो काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसके क्लोज जाकर कहने लगता है कि क्या तुम सच में उस रात के बारे में सब कुछ भूल चुकी हो, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं उस रात को बिल्कुल नहीं भूला हूँ। लिन कहती कि लगता है तुम पागल हो गए हो। तभी यहाँ पर जिन आ जाता है और कहता है कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गया,
और जाने लगता है, लेकिन लिन घबराकर पहले ही यहाँ से भाग जाती है। जिन हान से कहने लगता है कि लगता है तुम्हें मिस लिन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए तुम अपनी वाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, लेकिन आज सभी को तुम्हारी वाइफ की आइडेंटिटी पता चल जाएगी। हान कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ तो शादीशुदा होकर भी दूसरे लड़कों में इंटरेस्ट ले रही है। आज मैंने खुद उसे देखा है। जिसके बाद हान की मॉम लिन को स्टेज पर बुलाकर सभी को बताने वाली होती है कि ये मेरी बहू है, लेकिन उससे पहले ही लाइट्स ऑफ हो जाती है, जो कि हान का काम होता है, क्योंकि हान को लग रहा था कि उसकी वाइफ वैन है, इसलिए वो उसकी आइडेंटिटी सबके सामने पता नहीं लगने देना चाह रहा होता। असिस्टेंट हान से कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया है। जिसके बाद लिन की फैमिली जब घर पहुंचती है तो यहाँ पर डैड उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम ही ने किया है ना। यहाँ पर वैन अपने डैड को और भी ज़्यादा भड़काने लगती है, लेकिन लिन कहती है कि लाइन कट होने से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन डैड तो उस पर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं और पैसों के लिए फिर से उसे फोर्स करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में लिन पैसों के लिए एक ऐसे क्लाइंट के साथ डील करने के लिए रेडी हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर उसका बॉस भी उसे समझाता है कि वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए तुम केयरफुल रहना। तो यहाँ पर लिन अपने साथ एक पेपर स्प्रे रख लेती है और डील के लिए निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर उस क्लाइंट के साथ हान भी होता है। यहाँ पर वो क्लाइंट लिन को एक ड्रिंक ऑफर करता है। लिन का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता उसे पीने का, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाती। वो आदमी उसे टच करके ड्रिंक पीने के लिए कहता है। हान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो उसके हाथ से ड्रिंक ले लेता है और कहता है कि लिन ड्रिंक नहीं करती है और उसे ड्रिंक करने के लिए कोई मजबूर भी नहीं कर सकता है। तो वो क्लाइंट कहता है कि ठीक है, हम लोग एक गेम के थ्रू ये डिसाइड कर लेते हैं, और वो बोतल घुमाता है और वो बोतल लिन की तरफ जाकर रुकती है। तो वो क्लाइंट लिन से पूछने लगता है कि तुमने अपना पहला टाइम किसे दिया था, लेकिन लिन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और उसे ड्रिंक पीना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम में वो बॉटल हान की तरफ रुकता है और वो उससे भी सेम क्वेश्चन पूछता है। तो हान बताता है कि मैंने अपना फर्स्ट टाइम लास्ट वीक ही एक लड़की को होटल में दिया था। जो सुनकर लिन सोचने लगती है कि इसका मतलब कि मैं वो पहली लड़की हूँ जिसके साथ हान ने टाइम स्पेंड किया है। अब यहाँ पर वो क्लाइंट फिर से लिन से चिपकने लगता है, जिस पर हान को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि उससे दूर रहो। वो क्लाइंट कहता है कि आखिर तुम इतना क्यों भड़क रहे हो, क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो। जिस पर लिन कहने लगती है कि मैं तो इन्हें अच्छे से जानती तक नहीं हूँ, हम बस काम के सिलसिले में ही एक बार मिले हैं। जो सुनकर हान को तो बहुत ही बुरा लगता है और वो उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद में वो क्लाइंट ज़बरदस्ती लिन को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लिन उस पर पेपर स्प्रे करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे फिर से पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रही हो। तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और उस क्लाइंट की पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देता है और फिर लिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ और हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलकर जाने लगती है, लेकिन ड्रिंक की वजह से गिरने लगती है। हान उसे संभालता है और उसे देखकर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो जाता है और उसे किस कर देता है, जिस पर लिन उसे दूर हटाकर गुस्सा करने लगती है कि आज तो तुमने सारी हदें ही पार कर दी। तो हान भी गुस्सा करने लगता है कि क्या तुमने मुझे उन लोगों की तरह समझ कर रखा है जो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आखिर तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही हो, मैं ऐसा क्या करूं। लिन कहती कि सॉरी, लेकिन मैं ये सब समझना भी नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं अपने हस्बैंड को धोखा दे सकती हूँ। हान कहता है कि अच्छा, तो फिर तुमने तब क्यों नहीं सोचा इस सब के बारे में जब तुम मेरे बेड पर आ गई थी। लिन कहती कि वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। जो सुनकर हान को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि क्या वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक मिस्टेक थी, आखिर तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है। तभी यहाँ पर लिन का बॉस आ जाता है और हान को हिट करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि हान लिन के साथ में बदतमीजी कर रहा है। लिन अपने बॉस को रोकती है और उन्हें समझाती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, अभी अभी इसने मुझे उस घटिया क्लाइंट से बचाया है। जो सुनकर बॉस हान से माफ़ी मांगने लगता है, जिसके बाद वो लिन को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर वैन लिन के उसके बॉस के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है और उन फ़ोटोज़ को पोस्ट कर देती है। जब इस बारे में हान की मॉम को पता चलता है तो वो हान को कॉल करती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उस लड़की से डिवोर्स लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगे कि उसे बदनाम करने की कोशिश करोगे। तो हान कहता है कि मॉम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन एक्चुअल में वो लड़की बहुत ही घटिया है। आपने अपनी बहू सेलेक्ट करने में गलती कर दी है। मॉम कहती है लेकिन मैंने उसे देखा है और मैं उससे मिली हूँ, वो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है। लेकिन हान तो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और फ़ोन कट कर देता है। इधर जब लिन अपने घर पर पहुंचती है तो उसके डैड उसे फोटोज़ दिखाते हुए कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हारी शादी होने के बावजूद भी तुम दूसरे लड़कों के साथ में घूम रही हो। अगर इसकी वजह से तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। स्टेप मॉम कहने लगती है कि ये कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है। तो लिन उनसे कहती है कि मैं अपने डैड से बात कर रही हूँ, आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डैड तो उसे ही थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि आगे से अगर तुमने अपनी मॉम से ऐसा बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पेरेंट्स के जाने के बाद वैन उससे कहने लगती है कि देखा तुमने, दूसरे लड़कों के साथ घूमना कितना भारी पड़ गया। नेक्स्ट सीन में जब लिन हान से मिलने के लिए जाती है प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए, यहाँ पर हान उसके सिर की चोट देख लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो वो कहती है कि मैं गिर गई थी। वो कहता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें हर टाइम चोट लगती रहती है। ये बोलकर वो उसे खींचकर घर के अंदर लेकर जाता है
और उसे मेडिसिन लगाने लगता है। लिन सोचती है कि ये मेरी इतनी केयर क्यों करता है। नेक्स्ट सीन में जब लिन उसके घर को डेकोरेट कर रही होती है तो हान तो बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी यहाँ पर जिन उससे कहता है कि मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं तुम पागल ना हो जाओ। तुम कितना देखे जा रहे हो लिन को। हान कहता है कि ज़्यादा उड़ो मत वरना मुझे ना तुम्हें इस कंट्री से बाहर भेजना पड़ेगा। तभी लिन के हाथ में चोट लग जाती है तो हान जल्दी से उसके पास पहुंचता है और देखने लगता है और कहता है कि तुम इतनी केयरलेस क्यों होती जा रही हो, लेकिन लिन अपना हाथ पीछे कर लेती है। हान कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए 5 मिलियन एडवांस में देना चाहता हूँ, क्या तुम खुश हो। जो सुनकर लिन तो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे रिजल्ट्स दिखाने लगती है। लेकिन हान का ध्यान तो अभी भी उसी पर होता है और उसके काफ़ी क्लोज भी चले जाता है। तभी लिन के पास उसके लॉयर की कॉल आती है। वो जाकर बात करती है। लॉयर बताता है कि मिस्टर मून ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है तो कल आकर आप ही कर देना। लिन सोचने लगती है कि जितना जल्दी हो सके मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि मिस्टर मो तो मुझे देखना तक नहीं चाहता। इधर हान का लॉयर भी उसे बताता है कि मैडम से बात हो गई है, कल आकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगी। हान कहता है कि जितनी जल्दी डिवोर्स हो जाए उतना अच्छा है क्योंकि मुझे तो उस लड़की की शकल भी नहीं देखनी। नेक्स्ट सीन में लिन हान के दिए हुए 5 मिलियन ले जाकर अपने डैड को दे देती है और उनसे अपनी मॉम का पेंडेंट मांगने लगती है। यहाँ पर डैड उसे कुछ फोटोज दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ पेंडेंट ही चाहिए या फिर तुम्हारी माँ भी तुम्हें चाहिए। लिन पूछने लगती है कि क्या मेरी मॉम अभी भी जिंदा है। डैड बताते हैं कि ये फ़ोटोज़ मुझे तब मिली थी जब मैंने कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था। लिन कहती कि अगर मेरी मॉम जिंदा है तो आपको उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प करनी होगी। डैड कहते कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ लेकिन इसके बदले में तुम्हें मू फैमिली से और भी ज़्यादा पैसे लाकर हमें देना होगा। लिन कहती कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिस्टर मू मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। जो सुनकर डैड तो गुस्सा करने लगते हैं कि तुम उसे डिवोर्स नहीं दे सकती हो, लेकिन लिन कहती है कि मैं ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं रह सकती, शादी कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लिन के जाने के बाद वैन अपने डैड से कहने लगती है कि जब ये लिन मिस्टर मो से डिवोर्स ले रही है तो क्यों ना हम इसे उस डीलर मिस्टर ली को दे दें। भले ही वो मिस्टर मो के जितना अमीर नहीं है लेकिन उससे हमें कुछ तो फ़ायदा मिल ही जाएगा। वैसे भी ये लिन अब किसी काम की नहीं रही। डैड को भी वैन का आइडिया पसंद आता है लेकिन जब लिन को इस बारे में पता चलता है तो वो घर छोड़कर जाने लगती है और अपने डैड से कहती है कि मैं ऐसे घटिया इंसान के पास कभी नहीं जाऊँगी। डैड कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही प्रॉब्लम में है, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी मॉम की जान अभी भी मेरे हाथों में है। अगर तुम यहाँ से गई ना तो तुम्हें पछताना ही होगा। जो सुनकर लिन उनकी बात मान जाती है। लिन उस आदमी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुँचती हैं जहाँ पर वो एक वेट्रेस को कुछ पैसे देकर कहती है कि 10 मिनट के बाद तुम आकर मुझसे कहना कि आपकी कार का टायर पंचर हो गया है और मुझे यहाँ से बाहर निकाल देना। जिसके बाद वो मिस्टर ली के पास पहुँच जाती है। पहले तो वो लिन से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा होता है और उस दिन के लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। तभी वहाँ पर हान और उसका फ्रेंड जिन भी आ जाते हैं। अब मिस्टर ली तो था ही एक नंबर का छिचोरा, वो फिर से उसका हाथ पकड़ने लगता है। तभी हान लिन के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि क्या तुम इस आदमी के साथ डेट पर आई हो। तो मिस्टर ली कहता है कि मैं तो बस इससे माफ़ी मांगने के लिए आया था। हान उसे गुस्से से कहता है कि मैं लिन से बात कर रहा हूँ ना कि तुमसे। लेकिन लिन तो उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती तो हान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर वेट्रेस पहुंचकर वो कार का बहाना बता देती है तो लिन भी बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो वेट्रेस अपनी फ्रेंड से ये सारी बातें बताने लगती है तो हान उसकी बातें सुन लेता है और उस वेट्रेस को रोककर उससे पूरी बात डिटेल में पूछता है। तो वेट्रेस लिन की सारी बातें उसे बता देती है। जो सुनकर हान बाहर की तरफ निकलता है और इधर बाहर मिस्टर ली लिन से बोल रहा होता है कि क्या तुम भूल गई हो कि आज रात के लिए तुम्हारे डैड ने सब कुछ अरेंज किया है, इसलिए तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती हो वरना मैं अपने सारे पैसे वापस ले लूँगा। ये बोलकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और उसकी पिटाई करने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे हाथ भी मत लगाना, आज तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो लिन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लिन उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। लिन कहती है लगता है तुम पागल हो गए हो, अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करते जा रहे हो। जिस पर हान को गुस्सा आता है कि तुम मिस्टर ली जैसे घटिया इंसान के साथ आ सकती हो लेकिन मुझसे तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है। लिन कहती कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं एक मैरिड लड़की हूँ और अपने हस्बैंड को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। आखिर तुम्हें यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। हान कहने लगता है कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होती हो तब तुम्हारा हस्बैंड कहाँ होता है, वो मुझे कभी भी कहीं क्यों नहीं दिखाई देता है। लिन कहती कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हान कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे प्यार में कितना पागल हो गया हूँ, मुझे हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। जो सुनकर लिन को तो कुछ समझ आ नहीं रहा होता, वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और रास्ते में सोच रही होती है कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। तभी हान आकर उसे हक कर लेता है। लिन कहती है कि इस रिश्ते से सभी को तकलीफ ही पहुंचेगी, आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। हान कहता है कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है और ये बोलकर वो उसे किस कर देता है। जिसके बाद वो लिन को अपने साथ कार में ले जाता है। लिन उससे कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी वाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
हान कहता है कि मेरे दिल में मेरी वाइफ के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए मैं उससे डिवोर्स ले रहा हूँ। लिन सोचती है कि ये लड़का पूरा खसक गया है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोककर कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ना करूँ तो चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो। और फिर उससे कहने लगता है कि हम लोग पहले भी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज जा चुके हैं, तो तुम्हें इस तरह मुझसे डरना नहीं चाहिए। लिन कहती कि हम कब क्लोज गए थे, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो हान उसके क्लोज जाकर कहता है कि अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें याद दिलाने में तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तभी यहाँ पर हान को वैन दिख जाती है और वो जल्दी से लिन को छुपाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैन उन दोनों को साथ में देख ले, क्योंकि वो वैन को तो अपनी वाइफ समझ रहा होता है और लिन को अपनी वाइफ की सिस्टर। जिसके बाद हान उसे अपने घर लेकर जाता है, उसे बताता है कि यही वो मेरा घर है जिसे तुम्हें डेकोरेट करना है। घर को देखकर लिन कहने लगती है कि तुम्हारा घर तो पहले से ही काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पसंद का पूरा ध्यान रखूंगी। हान उसके क्लोज जाकर कहने लगता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्या पसंद है। लिन उसे दूर हटाते हुए कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। हान कहने लगता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि यहाँ से कोई भी टैक्सी नहीं मिलती है, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम आज रात यहीं पर मेरे साथ रुक जाओ। लिन कहती कि तुम ना बहुत ही बेशरम इंसान हो, भला मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊंगी। वो कहता है कि मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तो तुम्हें गेस्ट रूम में सोने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब लिन को भी मजबूरन वहाँ पर रुकना पड़ता है। तभी यहाँ पर हान का असिस्टेंट आता है, उसे बताता है कि आपकी मॉम को पता है कि अभी तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए वो आपको और आपकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट करना चाहती है ताकि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही कर सके। हान कहता है कि एक तो मैं उस वेन की शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ और एक तरफ मेरी माँ है जो कि कुछ समझना ही नहीं चाहती। अब नेक्स्ट डे लिन हान के घर पहुंच जाती है, जहां पर हान की मॉम उसे फिर से समझाने लगती है कि तुम्हें डिवोर्स लेने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का एक मौका देना चाहिए। तभी उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है और उसे तुरंत ही वहाँ से निकलना पड़ता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। जब हान अपनी मॉम के पास आता है तो कहने लगता है कि मैं उस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए बेटर होगा कि आप अपने ये फालतू के एफर्ट्स डालना बंद करें। मॉम को अब समझ नहीं आता कि इस लड़के का मैं क्या करूँ। वो अपना खुरापाती दिमाग दौड़ाती है और लिन को कॉल करती है और कहती है कि मेरा बेटा अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गया है, तो प्लीज़ तुम उसे देकर आ जाओ, वरना काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो लिन मान जाती है। जब लिन वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ ने एक कैंडल जला कर रखा था, जिसकी स्मेल से ही लिन को नशा चढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और लिन उसे हक करने लगती है। हान उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हान की नज़र कैंडल पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसकी मॉम का किया धरा है, ताकि वो और वैन एक हो जाए, लेकिन गलती से यहाँ पर लिन आ गई। अब यहाँ पर लिन हान को अपने क्लोज करके उसे किस करने लगती है, लेकिन हान उससे कहता है कि तुम अभी होश में नहीं हो और उसे जाकर बाथटब में डालता है और उसके ऊपर पानी डालने लगता है। लिन को जब होश आता है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मैं तो सही जगह पर हूँ, तुम ही हमेशा गलत जगह पर पहुँच जाती हो। लिन खुद की हालत देखकर कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम इतना भरोसा तो मुझ पर कर ही सकती हो। जिसके बाद लिन उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हें इस तरह अकेले यहाँ से नहीं जाना चाहिए और उसे साथ में लेकर जाता है। यहाँ पर हान की मॉम उनकी फ़ोटोज़ खिंचवा लेती है और बाद में उन फ़ोटोज़ को देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है। अब हान अपनी मॉम के पास पहुँचता है, उन पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। उसकी मॉम उसे फ़ोटोज़ दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हान उन फ़ोटोज़ को देखे बिना उन पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। इधर लिन के घर वालों ने उसे फोर्स किया होता है कि वो मिस्टर मू से डिवोर्स ना ले। तो लिन डिसाइड करती है कि मैं मिस्टर मू से मिलकर पहले उनसे डिवोर्स का रीज़न जान लेती हूँ, इसलिए उसे मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन मिस्टर मू अपनी जगह पर अपने लॉयर को वहाँ पर भेज देता है। लिन कहती है कि जब तक मिस्टर मू मुझसे नहीं मिलते तब तक मैं डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूँगी। जब इस बारे में असिस्टेंट हान को बताता है तो हान कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। इधर लिन काफ़ी देर तक उसका वेट करती रहती है, लेकिन फिर उसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब हान वहाँ पर पहुँचता है तो लॉयर बताता है कि वो काफ़ी देर से वेट कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया और उन्हें जाना पड़ा। हान अपने लॉयर से कहता है कि उसे जितने पैसे चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस वो मुझे डिवोर्स दे दे। दूर से ये सारी बातें वैन भी सुन लेती है और यहाँ पर वो हान के असिस्टेंट को देखकर ही उसे मिस्टर मू समझ लेती है और सोचने लगती है कि ये तो बिल्कुल फिट और हैंडसम है, फिर ऐसी अफवाह क्यों थी कि ये पैरालाइज्ड है। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि लिन ने अभी तक अपने हस्बैंड को नहीं देखा है। इन दोनों का डिवोर्स होने के बाद तो मैं ही मिसेस मू बनूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन की मदर इन लॉ उसके घर आती है उसे एक पार्टी में इनवाइट करने के लिए, लेकिन लिन का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। लेकिन उसके डैड उसे फोर्स करने लगते हैं कि अगर तुम नहीं गई ना तो एक बार अपनी मॉम के बारे में ज़रूर सोच लेना। तो फिर लिन को मजबूरन उस पार्टी में जाना पड़ता है, जहाँ पर वैन भी होती है और वैन उससे बहस करने लगती है कि तुम कैसी लड़की हो जिसने अभी तक अपने हस्बैंड को भी नहीं देखा है और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें डिवोर्स क्यों दे रहा है, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। ये बोलकर वो असिस्टेंट के पास चली जाती है। लिन असिस्टेंट को पीछे से देखकर सोचती है कि अच्छा, तो ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। इधर हान वैन को असिस्टेंट के साथ देख लेता है और सोचता है कि ये लड़की कितनी घटिया है, ये तो मेरी वाइफ कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है।
इधर एक वेट्रेस लिन के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, तो लिन एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे हान मिल जाता है। यहाँ पर हान को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि ये मू फैमिली की पार्टी थी और वो मू हाउस में थी। तो लिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये मू फैमिली की पार्टी है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें क्या इससे कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो उसे अपना जैकेट पहनाता है। जब लिन जाने लगती है तो लड़खड़ा जाती है और हान का हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से उसके साथ साथ हान भी उसके ऊपर गिर जाता है। तभी यहाँ पर वैन अपनी कुछ फ्रेंड के साथ पहुँच जाती है और लिन के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगती है, उसकी इंसल्ट करने लगती है और हान से भी कहती है कि ये शादीशुदा होकर भी दूसरे बॉयज़ के साथ अफेयर रखती है। लिन कहती कि क्या बकवास कर रही हो। वैन कहती है कि तुमने खुद को पैसों के लिए मिस्टर ली को बेच दिया था, तो मैंने क्या गलत कह दिया। जिस बात पर लिन को काफ़ी गुस्सा आता है, उसे चाटा लगा देती है। वैन भी उसे वापस चाटा लगाने जाती है, लेकिन हान उसका हाथ पकड़कर दूर हटा देता है और कहता है कि अपनी लिमिट में रहो। तभी यहाँ पर स्टेप मॉम भी आ जाती है और हान पर गुस्सा करने लगती है और लिन से भी कहने लगती है कि तुम शादीशुदा होकर भी दूसरे लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। वैन कहने लगती है हाँ, आज तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हान कहते कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप कैसी माँ हैं जो अपनी ही बेटी की सभी के सामने इंसल्ट कर रही हैं। तभी यहाँ पर जिन पहुँच जाता है और इस सारे मैटर को संभालता है। जिसके बाद जिन हान से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो, आखिर तुम्हारे और लिन के बीच में चल क्या रहा है, और तुम्हें पता भी है कि इस बारे में अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया तो क्या होगा। हान कहता है इसीलिए मैं जल्द से जल्द वैन से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उस लड़की को देखकर बहुत ही घिन आती है। जिन कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि वैन ही तुम्हारी वाइफ है, क्योंकि मैंने सुना है कि उनकी 2 बेटियां हैं। तो हान कहता है कि हाँ, मैं श्योर हूँ कि वैन ही मेरी वाइफ है। इधर लिन अपने मॉम डैड को क्लियर बोल देती है कि अब आप लोगों के बिजनेस में मैं कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। और इधर हान की मॉम उसे कॉल करके कहती है कि अगर आज तुम मेरी बहू को घर पर नहीं लेकर आए तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। इधर लिन की बातें सुनकर डैड को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और डैड का हाथ पकड़कर उन्हें रोक देता है और लिन को संभालता है। यहाँ पर मॉम डैड को बताने लगती है कि यह लड़का भी मू फैमिली से ही बिलोंग करता है। यहाँ पर हान डैड से कहने लगता है कि क्या आप अपनी बेटी को ऐसे ट्रीट करते हैं। स्टेप मॉम कहने लगती है कि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये अपने हस्बैंड को हमारे सामने तक लेकर नहीं आई, इसलिए हम इसे सबक सिखा रहे थे। और वैसे भी तुम इसकी बार बार हेल्प करने क्यों आ जाते हो, इससे लोगों को यही लगता है कि तुम्हारा लिन के साथ में अफेयर चल रहा है। हान कहता है कि लिन मेरी डिज़ाइनर है और इस पर कोई उंगली भी ना उठा सके, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। फिर वो लिन से कहता है कि मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये बोलकर वो लिन को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर वो लिन से पूछती है कि ये सब क्या है, आखिर तुम ऐसी फैमिली के साथ में क्यों रह रही हो। लिन बताती है कि मेरे मॉम के गायब होने की सच्चाई जानने के लिए मुझे उन लोगों की सारी बातें माननी पड़ती है, क्योंकि मेरी मॉम का पेंडेंट उनके पास है और मेरी मॉम ने ज़रूर उसमें कोई सबूत छोड़ा है। वो लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हान पूछता है तो फिर इस सब में तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर लिन उसे सब कुछ बता देती है कि उसके हस्बैंड के साथ नहीं बनती है और वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है। मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड दोनों को ही मुझसे कोई मतलब नहीं है, जो सुनकर हान को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो लिन को अपने घर लेकर जाता है, उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती हो। तभी वहाँ पर हान की मॉम आ जाती है। उनकी आवाज़ सुनकर लिन सोचने लगती है कि मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं हान मेरा देवर तो नहीं है। तभी हान जल्दी से लिन को ब्लैंकेट के अंदर छुपा देता है। मॉम आकर हान से कहती कि आखिर तुम मेरी बहू को घर लेकर क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मॉम कहती कि मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो। यहाँ पर लिन सोचने लगती है कि अगर मदर इन लॉ ने मुझे अपने दूसरे बेटे के साथ देख लिया तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर मॉम उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हान लिन से क्लोज होने की कोशिश करता है और उसे किस भी कर देता है, लेकिन इस बात पर लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। हान उसे रोक कर कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। लिन कहती है कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है और ना ही मैं दोबारा तुमसे कभी मिलना चाहती हूँ। वो कहता है तो फिर क्या तुम हमेशा ऐसे इंसान से बनी रहना चाहती हो जिसे ना तुम प्यार करती हो और ना ही जो तुमसे प्यार करता हो। लिन कहती कि मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ, तो बेटर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन हान फिर से उसे हक कर लेता और कहता कि हमारी दोनों की ये शादियाँ गलत इंसानों से हो गई है, मैं अपनी शादी को नहीं मानता हूँ और तुम भी इस बात को भूल जाओ। लिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। हान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो तुरंत ही अपनी लॉयर को कॉल करता है और कहता है कि 3 दिन के अंदर ही मेरा डिवोर्स करवाओ। इधर लिन को भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि उसके डैड ऐसे तो उसे उसकी मॉम का पेंडेंट नहीं देने वाले, तो वो उस पेंडेंट को चोरी करके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन बेचारी पकड़ा जाती है और यहाँ पर डैड उससे लॉकेट वापस मांगने लगते हैं, लेकिन लिन देने से साफ मना कर देती है। तो डैड उसे मारने लगते हैं। लिन कहती कि चाहे जो कर लो, मैं लॉकेट नहीं देने वाली। तो डैड गार्ड्स को बोलकर उसे घर के बाहर फिकवा देते हैं। यहाँ पर लिन हेल्प के लिए हान को कॉल करती है। हान आकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल भी रख रहा होता है। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और डिवोर्स का दिन आ जाता है और लिन टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाती है और हान भी टाइम पर पहुँच जाता है।
हान यहाँ पर लिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो लिन बताती है कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने आई हूँ। तभी यहाँ पर हान का असिस्टेंट आता है और लिन को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ मैडम, आज आप भी टाइम पर पहुँच गई। जो जानकर दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये जानकर तो हान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसकी खुशी देखकर असिस्टेंट पूछने लगता है कि इसका मतलब कि आप अब डिवोर्स नहीं लोगे। हान कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो लिन को हमेशा से ही पसंद करता हूँ। लेकिन लिन कहती है कि मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, तुम तो हमेशा से ही मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे ना, तो आज मैं तुम्हारी विश को पूरा कर देती हूँ। लेकिन तभी वहाँ से बताया जाता है कि सॉरी, आज आपका डिवोर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसलिए आज के सारे केस कैंसिल कर दिए गए हैं। हान उससे कहने लगता है कि देखा, गॉड भी नहीं चाहते कि हम दोनों अलग हों। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। लिन कहती कि मिस्टर मो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने मुझसे छुटकारा पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, मेरी बदनामी की, कभी मुझसे मिलने तक नहीं आए, जबकि मैंने तो पूरे मन से इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन तुम्हारे लिए तो ये शादी बस एक मजाक थी। अब बस बहुत हुआ तुम्हारा। ये बोलकर वो बाकी के पेपर्स पर साइन करती है और हान को फाइल देकर वहाँ से चली जाती है। अब लिन का गुस्सा होना तो बनता था, लेकिन हान को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वो अपने फ्रेंड जिन के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि एक्चुअल में उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि लिन ही है। जो जानकर जिन तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। हान उससे कहता है कि अब मैं क्या करूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो जिन उसे एक आइडिया देता है। अब हान फेक क्लाइंट बन के लिन को कॉल करता है और उसे न्यू प्रोजेक्ट के लिए मिलने के लिए बुलाता है। जब लिन उस क्लाइंट से मिलने के लिए आती है तो यहाँ पर इन दोनों को देखती है और इन दोनों को देखकर वो उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मना करके वहाँ से जाने लगती है। हान उसे रोककर कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, भले ही तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डिवोर्स मत दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम ही मेरी वाइफ हो, वरना ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन लिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। ऊपर से उसे वैन की बात याद आती है कि उसने कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड मुझे पसंद करता है। जो सोचकर वो हान को गलत समझकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे वैन मिल जाती है। लिन उससे कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से मिस्टर मो का पूरा टाइम तुम्हें ही मिलेगा। ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वैन के पास असिस्टेंट आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और इधर बाहर लिन हान को गलत समझ रही होती है। अब हान के पास आखिरी उम्मीद उसकी मॉम बची हुई थी। वो अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप लिन को पार्टी में बुला लो, क्योंकि हान को अच्छे से पता था कि लिन उसके मॉम की बात नहीं टालेगी। अब मॉम लिन को पार्टी में इनवाइट करती है और लिन उनकी बात मानकर पार्टी में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर वैन भी आती है और फिर से उसकी इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम कितनी बेशर्म हो जो फिर से यहाँ पर चली आई। लिन कहती है कि तुम तो इन्हें अच्छी तरह से जानती होगी ना, तभी तो यहाँ पर आई हो। वैन कहती है कि हाँ, ये भी मू फैमिली का कोई मेंबर होगा। लिन सोचती है इसका मतलब कि ये मिस्टर मू को नहीं जानती, तो क्या मुझे गलतफहमी हो गई है। अब यहाँ पर वैन फालतू बकवास कर रही होती है, तभी यहाँ पर उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं। वैन कहने लगती है कि तुम्हें पता है मिस्टर मू तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल कर मुझे अपनी वाइफ बनाने वाले हैं। डैड कहने लगते हैं कि देखा तुमने, मेरी बेटी कितनी ज़्यादा समझदार है, तो तुम तो लिन फैमिली के नाम पर धब्बा हो। हाँ तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि मैंने ऐसा कब कहा, और वो कहने लगता है कि क्या बकवास चल रही है, ये सब मिस्टर मू ने कब कह दिया। और उसे तो हंसी आ रही होती है। वैन कहती है कि तुम्हें क्या पता, जल्दी मेरी मिस्टर मू से शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम सभी मेरे जूते के नीचे रहोगे। हान कहता है कि आज ही मिस्टर मो अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, मैं भी देखता हूँ कि वो कौन है। और लिन भी उससे कहने लगती है कि इतना इतराने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मिस्टर मो की वाइफ बनी नहीं हो। इसे लड़कियों को वाइफ नहीं बल्कि मिस्ट्रेस कहा जाता है। जो सुनकर डैड भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ ही विदेश भेज देना चाहिए था, लेकिन वो तो बीमारी के कारण 1 महीने में ही मर गई। लिन पूछती है तो फिर उन सब फोटोज़ का क्या मतलब था, तो डैड कहते हैं कि वो सब तो झूठ था। ये जानने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। हान उसे संभालता है, जिसके बाद हान सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वही मू फैमिली का हायर मिस्टर मू हान है। जो जानकर तो ये लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और वैन सोचने लगती है कि अगर ये मिस्टर मू है तो वो कौन है जो मेरे साथ था। तभी यहाँ पर असिस्टेंट वैन के पास पहुँच जाता है। वैन उससे पूछने लगती है कि अगर ये यंग मास्टर है तो तुम कौन हो। असिस्टेंट कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं यंग मास्टर हूँ, मैं तो उनका असिस्टेंट हूँ। ये सब देखकर लिन को भी समझ में आ जाता है कि हान और वैन के बीच में कुछ भी नहीं है, बल्कि हान सिर्फ उसी को पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हान लिन की मॉम के नेकलेस में लगी हुई चिप के जरिए सभी को एक्सपोज कर देता है, क्योंकि उसमें सभी के खिलाफ सबूत होते हैं कि किस तरह से उन्होंने उसकी मॉम को टॉर्चर किया था और मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर डैड हान से काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन हान उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। और स्टेप मॉम और वैन भी कहीं की नहीं रहती। अब लिन को अपनी मॉम के लिए रिलीफ मिलता है, जिसके बाद हान उसे माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ अब तो तुम मुझे माफ़ कर दो और एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अभी भी लिन उसे माफ़ नहीं करती, जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हान अभी भी लिन को बनाने में लगा हुआ था। यहाँ पर वो उसके लिए लंच प्रिपेयर करता है और उसके लिए ऑफिस लेकर जाता है। तो लिन बाहर आकर कहती कि तुम यहाँ पर खुद को और मुझे एम्बेरस करने आए हो, लोग क्या कहेंगे कि प्रेसिडेंट मून लंच लेकर आए हैं।
वो कहता है कि इसमें गलती क्या है, मैं अपने वाइफ के लिए लंच लेकर आया हूँ। और उसे फिर से माफ़ी मांगने लगता है। तभी यहाँ पर वैन आती है और लिन पर अटैक करने लगती है, लेकिन हान उसे बचा लेता है। लेकिन वैन फिर भी पगला रही होती है, गार्ड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। जिसके बाद लिन उससे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। वो कहता है कि इसका मतलब कि मुझे माफ़ी मिलने के चांसेस हैं, और फिर से उसे माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मुझे पता है कि सारी गलती मेरी थी। लिन कहती है कि थोड़ी गलती तो मेरी भी थी, और उसे माफ़ कर देती है और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो सभी के सामने ऑफिशियली वेडिंग करते हैं, और वेडिंग किस के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।